पश्चिम बंगाल चलते हैं, जहां ममता बनर्जी के साथ राजनीतिक त्रासदी हो गई है। जो पार्टी उन्होंने 28 वर्ष पहले बनाई थी, अब वो पार्टी उनसे छिन सकती है। आज बंगाल विधानसभा के सचिवालय में इसका ट्रेलर दिख गया। अब पिक्चर रिलीज होना बाकी है। आज से ठीक 1 महीने पहले 3 मई को, यानी नतीजों से 1 दिन पहले, ममता बनर्जी बंगाल में जीत और सरकार बनाने का दावा कर रही थी। आज 1 महीने बाद स्थिति यह है कि अब वो पार्टी बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके हाथ में अब बहुत कंट्रोल है नहीं। सिर्फ 1 महीने में टीएमसी की सत्ता से आउट होने और बिखरने पर हमने एक राजनीतिक कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत आज कुछ नतीजे बदलने वाली तस्वीरों से आइए करते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब टीएमसी के बागी विधायक स्पीकर रतिंद्र बोस से मिलने पहुंचे। उस वक्त इस कक्ष में करीब 58 विधायक मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी से निकाले जा चुके ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष चुनने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। सूत्रों के अनुसार ऋतुव्रत बनर्जी के समर्थन वाली इस चिट्ठी में 58 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। ऋतुव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता और अखरुद्दीन को मुख्य सचेतक बनाए जाने के लिए कहा गया, जबकि जावेद खान, संदीपन साहा और शिवली साहा को उपनेता बनाने का पत्र सौंपा गया। खास बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए पत्र में तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी को अपनी चेयरपर्सन बताया गया है। इससे अब तक संकेत ये मिल रहे हैं कि अभी बागियों का विद्रोह ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने शोभनदेव चट्टोपाध्याय की जगह अपना नया एलओपी चुन लिया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया और ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष घोषित कर दिया। ऋतुव्रत बनर्जी का नेता प्रतिपक्ष का कमरा भी आवंटित कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया कि वो जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो ही असली तृणमूल है। ममता बनर्जी टीएमसी की सलाहकार बनी रहे, लेकिन अभिषेक बनर्जी की पार्टी में कोई भूमिका नहीं रहेगी। उनके साथ हमारी पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहाँ पिकनिक खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पीटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी। तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। विधायकों की बगावत के बीच तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी संगठनात्मक समितियों और अग्रिम संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी ने कहा कि संगठन के हर स्तर पर आत्ममंथन, प्रदर्शन, समीक्षा और व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद नए सिरे से संगठन का पुनर्गठन होगा। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? क्या विधायकों के विद्रोह से ममता बनर्जी का पार्टी पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा? इसे आंकड़ों से समझने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के 80 विधायक जीते थे। अलग गुट बनाने के लिए इन्हें नियमों के अनुसार कम से कम 2/3 यानी कि 53 विधायक चाहिए। इस गुट ने अपने समर्थन में 58 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा किया है। यानी विधानसभा के अंदर तो ममता बनर्जी की बात नहीं चल पाई, लेकिन एक सच ये भी है कि बागियों ने अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी को अपना अध्यक्ष माना है। हालांकि तृणमूल नेतृत्व ने इस पूरी कवायद को विश्वासघात कहा है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक कुणाल घोष ने कहा कि मतभेद संगठन के भीतर बातचीत से सुलझाए जा सकते थे, लेकिन पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा गया। मेरा भी सिग्नेचर है उसमें। जी, दल के खिलाफ नहीं है। हाँ, 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए। इतिहास देखिए, शिवसेना इतना बड़ा पार्टी, वो लोग भी परिवार से निकलने के लिए लड़ाई की। आज ये परिवार से बाहर आने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। परिवारवाद खत्म हो रही है देश में, ये उसका निशाना है। ये बहुत लोग प्रेयर कर रहे हैं, जो गाली देते हैं वो माला पहना रहे हमारे नेताओं को।
हम लोगों का कुछ काम रहता है, हम असेंबली में जाते हैं। आज सब तो ममता बनर्जी के साथ हैं हम लोग। सिंबल तो ममता बनर्जी के सिंबल से हम जीते हुए आए हैं। यदि एलओपी तो असेंबली के अंदर की बात है, कोई भी हो सकता है। ABCD जो एमएलए लोग चूज करेंगे एलओपी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसमें पार्टी के साथ क्या है? पार्टी तो ममता बनर्जी है, पार्टी के हम सब ममता बनर्जी के साथ है। ये सीधे डर के मारे बीजेपी पार्टी के सामने नतमस्तक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आज नया दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको खिलाफ एक ना एक भ्रष्टाचार के आरोप है। ये डर के मारे बचना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी पर नियंत्रण खो दिया है? इसे आप काफी हद तक हाँ कह सकते हैं, क्योंकि पिछले रविवार को ममता बनर्जी ने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे। तभी मान लिया गया था कि टीएमसी में बगावत हो सकती है, लेकिन ये इतनी जल्दी होगी इसकी उम्मीद कम लोगों को रही होगी। 80 में से 58 विधायक का ममता बनर्जी के खिलाफ होना, जो पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए जरूरी सीमा से अधिक है। बंगाल में भी विधायक दल उसी तरह विभाजित हुआ है जैसा 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ था। 58 विधायकों वाला बागी गुट निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत का दावा करते हुए नेता प्रतिपक्ष पद की मान्यता चाहता था, जो मिल गई। जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले आधिकारिक टीएमसी गुट के 22 विधायक संगठनात्मक अधिकार का दावा करते हुए शोभन देव को नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस नाम और एक जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए बागियों को संगठन और संसदीय दल में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। 58 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ वो इस सीमा को पार करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि संगठन का गणित इससे अलग है। अंततः यह फैसला चुनाव आयोग करेगा कि असली टीएमसी कौन है। सवाल यह है कि विधायक दल टूट चुका है। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी। अगर कोई राजनीतिक दल 2 गुटों में बंट जाता है तो असली पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह पर फैसला निर्वाचन आयोग करता है। दावेदार गुट को यह साबित करना होता है कि उसके पास पार्टी के ज्यादा सांसद और विधायक हैं। इसके लिए सांसदों और विधायकों के हस्ताक्षर वाले समर्थन पत्र आयोग को दिए जाते हैं। दावेदार को यह भी दिखाना होता है कि पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारी और संगठन उसके साथ हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, कोर कमेटी और अन्य प्रमुख नेताओं का समर्थन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी ममता बनर्जी की पार्टी का विधायक दल टूटा है, ना संसदीय दल टूटा है और ना ही पार्टी और संगठन में कोई टूट है। इस हिसाब से ममता के हाथ से पार्टी का निकलना इतना आसान नहीं है। वैसे शिवसेना के मामले में 2022 में विधायक दल और संसदीय दल में 2/3 बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना था। उन्हें चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दे दिया था। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया था कि एकनाथ शिंदे का संगठन में बहुमत नहीं है और ऐसे में उन्हें शिवसेना का सिंबल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी। शिंदे गुट की तरह यह मामला भी कोर्ट में जा सकता है। यानी इस खबर में कई कानूनी एंगल अभी बचे हुए हैं। अगर लेजिस्लेचर पार्टी जो जितने लोग लेजिस्लेचर में हैं उसके 2/3 अगर किसी अन्य पार्टी में मर्ज होते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। किसी दल में अगर लोग टूट करके किसी अन्य पार्टी में मर्ज होते हैं तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं और ऐसे में स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में मेन जो है जज के रूप में रहता है। और अगर वो टूटा हुआ दल मर्ज कर जाता है किसी पार्टी से तो वो डिफेक्शन के दायरे में नहीं आता है। अगर 54 से ज़्यादा विधायक जो टीएमसी के 80 में से 54 से ज़्यादा जब भी हो जाएंगे तो वो 2/3 जो लेजिस्लेटिव पार्टी का जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हो जाता है। वो किसी भी अन्य पार्टी में मर्ज कर जाएगा तो डिफेक्शन नहीं होगा। लेकिन वो स्प्लिट अलाउड नहीं है। फिर भी
जो कानून में जो दूसरा प्रावधान है वो अपने आप में स्प्लिट ना कह के अपने आप को ही मेन पार्टी कह सकते हैं कि हम स्प्लिट नहीं किए हैं। जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो स्प्लिट के ग्रुप हैं, वो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शिवसेना केस के बाद ये स्पष्ट हुआ कि यदि किसी दल के अधिकांश विधायक और सांसद किसी गुट के साथ चले जाते हैं तो निर्वाचन आयोग उसे बड़ा महत्व देता है। संगठनात्मक बहुमत महत्वपूर्ण है, लेकिन विधायी बहुमत भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग करता है और उसके फैसले की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। इस मामले को संविधान की 10वीं अनुसूची के एंगल से देखने की भी जरूरत है, क्योंकि विधायक दल के टूटने से दल बदल कानून एक्टिवेट हो जाता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून 1985 के तहत सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के मामलों में सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है। 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 8 के तहत स्पीकर को दल बदल विरोधी प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम और कार्यप्रणाली बनाने की शक्ति भी हासिल है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई विधायक दल टूटता है जिसके 2/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं। उसे वैध विलय माना जाता है। लेकिन यह तय करने का अधिकार स्पीकर का है कि क्या ये विभाजन या विलय कानूनी शर्तों को पूरा करता है या नहीं। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी टीएमसी को तोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी खुद टूट रही है, उनका कोई योगदान नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। एक्चुअली प्रॉब्लम किसका है? जो लोग उधर जा रहा है, साइन कर रहा है, उस एरिया का भाजपा का प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोग तो कुछ दिन बाद वहीं पर बीजेपी पॉलिटिक्स करना शुरू ना कर दे। ममता बनर्जी जिसने तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया, तृणमूल कांग्रेस का माँ जो है वही असली तृणमूल कांग्रेस है। हम लोग को पता था कि ये तृणमूल ये नया सरकार होने के बाद इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन ये भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी तृणमूल कांग्रेस का माने टूटते ये अवस्था हो जाएगा कि ममता बनर्जी का हाथ में भी अभी तृणमूल कांग्रेस जा रहा है। अभी ममता बनर्जी भी शायद वो तृणमूल कांग्रेस का क्या बोले फाउंडर मेंबर भी नहीं रहेगा। जो महाराष्ट्र में हुआ वही तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं। जो उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना, और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना, ये उनकी हॉबी है। इसको सिर्फ तृणमूल की त्रासदी ना समझा जाए, ये हमारे लोकतंत्र की त्रासदी है। राजनीति किस दिशा में जा रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो तय है कि ये दिशा और राजनीति की ये दशा हमारे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। बीजेपी आरएसएस की मंशा है कि चाइना मॉडल पर देश चले। माननीय ममता बनर्जी जी जनता के जनादेश मिलने के बाद अहंकार माथे से बैठा। टीएमसी का आंतरिक जो विद्रोह है वो नेतृत्व का अहंकार का परिणाम है। सवाल यह है कि क्या विधायकों के बाद सांसद भी टूट सकते हैं? टीएमसी में हुई इस बगावत के आर्किटेक्ट ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को माना जा रहा है। संदीपन साहा ने तो ममता बनर्जी के साथ लंबी राजनीति की है, लेकिन ऋतुव्रत बैनर्जी टीएमसी में बहुत पुराने नहीं हैं। लेकिन बगावत की पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। ऋतुव्रत बैनर्जी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, ऐसे में सांसद भी बगावत कर सकते हैं। इसका कल एक ट्रेलर देखने को मिला, जब लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर टीएमसी के 42 सांसदों में ममता बनर्जी के धरने में 10 से भी कम सांसद पहुंचे। वैसे ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की अगुवाई करने वाले ऋतुव्रत बैनर्जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत 2008 में एसएफआई से की थी। 2014 में सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। 2017 में सीपीएम ने ऋतुव्रत बैनर्जी को पार्टी से निकाल दिया।
2020 में वो टीएमसी में शामिल हो गए, ट्रेड यूनियन अध्यक्ष बने। 2024 में टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। 2026 में विधानसभा चुनाव लड़ाया, वो विधायक भी बने और अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इस सब के बीच शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले की जांच के लिए ईडी की टीम आज टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर भी पहुंची। यानी राजनीतिक और कानूनी दोनों तरह से देखें तो अभिषेक बनर्जी की परेशानी बढ़ चुकी है।